सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। और आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस से पहले एक बात बता दे, कल एक मिस एरर हो गया मेरे तरफ से। एरर हुआ था बेसिकली कि शेड्यूल में, राइट। बच्चे ने मेंशन भी किया, खैर उसका रिप्लाई मैंने डाल दिया था वहां पे, प्लीज उसको माइंड मत करना, राइट। आज भी न्यूज में है वो सेम चीज। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या चीजें हैं। पहला है अपडेट एनपीआर टू एन्यूमरेट द सेल्फ ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेंसस। कहीं ना कहीं सेंसस और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से ये न्यूज है, फर्स्ट पेज पे न्यूज है। तो देखेंगे एनपीआर क्या होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीजें आ जाती हैं कि एनपीआर क्या होता है और उसको आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट से जोड़ सकते हो। जस्टिस डेट ऑल्सो मेक्स स्पेस फॉर द एनिमल वेलफेयर। काफी टाइम से ये चल भी रहा था, लास्ट वीक बहुत ज्यादा न्यूज में था, आज फाइनली एडिटोरियल भी आया, राइट। और काफी फैंटास्टिक एडिटोरियल है, प्लीज इसको सेव करके रख लेना यार, मजा आएगा। लाइफ में कभी भी ऐसे लिखना पड़े ना, ये इस ऐसे को स्टार्ट कैसे किया जा सकता है वो लिख, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिले। और ये जलीकट्टू केस से रिलेटेड है, आर्टिकल 48, आर्टिकल 29 क्लॉज 1, इन सब चीजों पे हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट द आर्टिकल 262 एंड तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाटर डिस्प्यूट, राइट। वाटर डिस्प्यूट होता है, सेंट्रल ट्रिब्यूनल बनाती है, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं देखता है, इट इज बाय अ ट्रिब्यूनल, ठीक है। उसके बाद है ई मलखाना प्रोजेक्ट, ये पौंडीचेरी से रिलेट करेगा, साउथ जाना पड़ेगा थोड़ा सा ई मालखाना के बारे में। मालखाना इज बेसिकली ए प्लेस जहाँ पर ये पुलिस स्टेशन पे जगह होती है जहाँ पर एविडेंसेस और जितनी जब्ती की सामान है उसको रखा जाता है, तो सेव करके। उसका लास्ट टॉपिक है इकोलॉजी इन इकोसिस्टम से, दैट इज द केल्प फॉरेस्ट। आज के द हिंदू में अगर देखोगे तो लास्ट जो पेज है पे केल्प फॉरेस्ट का बस इमेज बनाया हुआ है, और उस इमेज के नीचे पीटीआई करके वो लिखा गया है कि एग्जैक्टली केल्प फॉरेस्ट वो कहाँ की फोटो है, जिस चिली की फोटो है वो। तो देखेंगे क्या है, नहीं है, साउथ अमेरिका में चिली है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो पहला टॉपिक है हमारे पास, अपडेट एनपीआर टू एनिमरेट द सेल्फ ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेंसस। खुद को अगले सेंसस में अगर गिनना चाहते हो तो एनपीआर को अपडेट कर दीजिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है, और ये क्या केवल इंडियन सिटीजन के लिए, ऐसा स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आ सकता है। तो नहीं सर, ये बिल्कुल इंडियन सिटीजन के लिए ही नहीं है, ये फॉरेनर्स के लिए भी है। और इसके कुछ मतलब अपने प्रावधान है कि अगर कोई भी पर्सन 6 मंथ या 6 मंथ से ज्यादा किसी पर्टिकुलर जगह पे रहा है वो रजिस्टर कर सकता है उस जगह से। तो वहां पे कोई भी पर्सन हो गया, मतलब सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों के लिए वो बातें हो जाती हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पर क्लैरिटी मिल गई होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू कलेक्शन रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर, सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर सेंसस will be provided to only those houses that had updated to the national population register online। जिन लोगों ने एनपीआर को ऑनलाइन रजिस्टर किया है केवल उनको ही सेल्फ एन्यूमरेशन सेंसस के लिए कंसीडर किया जाएगा। एनपीआर इज अ रजिस्टर फॉर यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर। बहुत ध्यान से देखना, वर्ड का सिलेक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, इट इज नॉट अबाउट द सिटीजन, इट इज अबाउट द रेजिडेंट। मतलब फॉरेनर्स एंड इंडियंस दोनों के लिए ही इन चीजों के लिए किया जाता है। तो उसमें अगर याद रखना, अगर आ जाए तो ये मत कर देना कि सिटीजन को ही हम केवल एनपीआर में जोड़ते हैं, नहीं, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को जोड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप रूल्स 2003, यूजुअल रेजिडेंसेस, कौन है यूजुअल रेजिडेंस, लोकल एरिया में 6 मंथ से ज्यादा रहा है पर्सन, इंटेंट्स या फिर जिसका इंटेंशन है आने वाले 6 महीने में वो इंडिया में ही रहेगा, उस पर्टिकुलर एरिया में ही रहेगा, उसे हम यूजुअल रेजिडेंट बोलते हैं। बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स, ये पहले ही बता चुके हैं इसमें है। एनपीआर पहली बार 2010 में स्टार्ट हुआ था और 2015 बाय कंडक्टिंग डोर टू डोर सर्विस में इसको किया गया था, लेकिन अब डोर टू डोर सर्विस नहीं किया जाएगा, अब यही ऑनलाइन होगा। एनपीआर पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करिए, उसमें आपको ज्यादा कुछ बताना नहीं है, फादर नेम, मदर नेम, नेशनैलिटी, ये सब बताना है और कहाँ रहते हैं आप, ठीक है। जो बेसिक डिटेल्स होती है वही चीज। नेक्स्ट पॉपुलेशन रजिस्टर वाज टू बी हेल्ड इन 2021 सेंसस, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि कोविड-19 आ गया, तो आप देखते हैं 2027 में होगा मे बी, ठीक है। एनपीआर इज कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, आरजीआई इसको कंडक्ट करता है होम हिस्ट्री के अंदर। एनपीआर इज प्रिपेयर्ड अंडर रूल 3 ऑफ सिटीजनशिप रूल्स 2003। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया था। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आपको पार्ट 2 आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 5 to 11, ठीक है, ये यहाँ से आप लिंक कर सकते हो। पॉलिटी से अगर आपको मन है लिंक करने का तो करंट अफेयर से अगर लिंक करोगे तो लास्ट कुछ महीने पहले एक डेटा आया था जिसमें 11 लाख पीपल्स ने सिटीजनशिप रिनाउंस की थी, ठीक है। ये डेटा भी आप याद रख सकते हो, रिनाउंसमेंट ऑफ सिटीजनशिप, कैसे कोई सिटीजनशिप छोड़ सकता है एंड कैसे कोई रजिस्टर हो सकता है सिटीजनशिप में। 7 ईयर्स 11 ईयर्स का जो प्रोविजन था जिसको हम लोगों ने पढ़ा भी था, तो ये वहां से लिंक हो सकता है दोनों तरीके से।
सेंसस पहली बार कब हुआ था? 1872। ये ईयर याद रखना बहुत अच्छे से, बच्चे इसे 1881 से मिसकंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन 1872 इज द फर्स्ट टाइम जिसमें सेंसस हुआ था, और इस बार यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन भी था, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड नॉन सिंक्रोनसली, द सेंसस एन्यूमरेट एक्सरसाइज इन इंडिया इज कैरिड आउट इन एवरी 10 ईयर्स, और हर 10 साल के बाद सेंसस होने लगा, ठीक है। 1881 वाला जो है ना वो ऑफिशियल सेंसस के बारे में बात होती है, फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस की बात जो होती है वो 1881 में ही हुई थी, ये देख लो। तो वर्ड का सिलेक्शन इसमें भी याद रखने की बात है कि अगर 1880 पूछेगा आपको कि अगर वर्ल्ड सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ था या फिर कहो ऑफिशियल, 1881 और वैसे 1872, ठीक है। और इस टाइम पे किसने कराया? सेंसस कमिश्नर कौन थे? पीसी फ्लोडे। अभी बताना हु इज द करंट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, एंड रिस्पांसिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग रजिस्ट्रार सेंसस के पास होता है। 2021 का सेंसस होल्ड पे है और शेड्यूल वो कोविड-19 के कारण, और गवर्नमेंट हैज नॉट येट अनाउंस्ड द नेक्स्ट सेंसस विल बी हेल्ड, और 2023 रूलिंग आउट द एक्सरसाइज एट लास्ट टिल सितंबर तक उन्होंने रूल कर दिया कि अभी नहीं करना है, नेक्स्ट इलेक्शन के बाद ही होगा। व्हेन इट इज कंडक्टेड 16th इन द सीरीज है, अभी 2000 जो जब भी वो होगा, मतलब 2021 वाला सेंसस जब भी होगा तो वो 16th सेंसस होगा अभी तक का, 1872 से जब जोड़ोगे, और 8th सेंसस होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे अगर पूछे कि करंटली जो सेंसस चल रहा है 2011 वाला, वो कितनेवा नंबर का सेंसस है साहब? इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद 7th, और इस इंडिपेंडेंस से पहले भी अगर जोड़ ले तो 15, और उसके बाद जोड़ लेंगे 2021 तो एक एक नंबर बढ़ते चला जाएगा यहाँ। तो ये बात याद रखना, इसको भूलना मत कि ये 2021 वाला है, ये 2011 वाला, दोनों का सिनेरियो बता दिया, प्लीज डोंट कंफ्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो पॉपुलेशन सेंसस को करवाना यूनियन लिस्ट का पार्ट होता है, 69th एंट्री में ये चीज मेंशन भी है, 7th शेड्यूल का पार्ट है, एंड सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेंसस एक्ट ऑफ 1948, ठीक है। तो ये थोड़ी दो चार बातें थी जो हम लोगों ने की, और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत सारी बातें हैं, 1872 वाली बात है, 1881 भी वाली बात है, सिंक्रोनस नॉन सिंक्रोनस वाली बात है, शेड्यूल्स की बात है, 1948 का सेंसस एक्ट है, 2003 भी है इसमें। तो प्लीज एक बार पढ़ना, बहुत आसानी से हो जाएगा, जितने एक्ट्स है वो मैंने अभी बता दिए इसमें। तो देखो, जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो, जैसे व्हाट आई जनरली डू, कोई भी टॉपिक अगर बहुत बड़ा है टॉपिक, या फिर लग रहा है कि उस टॉपिक में क्रिटिकल पॉइंट्स ज्यादा है, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप भूलोगे। तो व्हाट आई टेंड टू डू कि उसको पढ़ने के बाद एक बार रिकैप कर देते, तो वैसे ही आप भी किया करो, चीजें याद हो जाएंगी अपने आप। तो कंफ्यूजन रहता है सर इतना जीके कैसे याद, कोई भी टॉपिक होता है ना उसको एक बार आंख बंद करके खुद बोलो कि उसमें क्या क्या डेटा, एटलीस्ट उतना भी याद रहेगा ना। तो जब 2 3 4 5 6 बार पढ़ोगे तो वो अपने आप जहन में बैठ जाती है, ठीक है। एंड फॉर द क्लैट एस्पिरेंट्स एंड आईलेट एस्पिरेंट्स, आपके एग्जाम के डेट्स आ गए, आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो दिसंबर 3rd को एग्जाम है, राइट। तो अगर अभी से हम जोड़े तो इट्स द मई, बट अगर जून से जोड़े तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, you have to study current affairs from June, right? At least June, safer side में। तो मैं बच्चों को बताता था कि यार आराम से पढ़ना जुलाई से, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होगा 18 को, तो सबसे बहुत, बट इन लोगों ने अब एग्जाम डेट ही चेंज कर दिया, तो क्या कर सकते हैं। जून से एटलीस्ट याद करने वाला काम करो, और जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है आज से कसम खा लो, तुम लोगों को क्लैट की कसम है, आज से ही खा लो ये कसम और पढ़ना स्टार्ट कर दो। न्यूज़पेपर अभी भी टाइम है, आप ठीक कर सकते हो रीडिंग, कोई नहीं रोक सकता। अगस्त तक न्यूज़पेपर पढ़ो, इट इज माई रिटर्न गारंटी कि वो ठीक हो जाएगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। चलो अब आते हैं प्रोसेस ऑफ सेंसस इन्यूमरेशन। देखो, सेंसस इन्यूमरेशन वाली जो प्रोसेस है वो दो तरीके से होती है, एक तो हाउसिंग सेंसस होता है, हाउस लिस्टिंग की जाती है, हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस, और एक होता है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होता कब है? हाउसिंग सेंसस के 6 से 8 महीने के गैप पे। इन पॉपुलेशन एनुमरेशन फेज ईच पर्सन इज एनुमरेटेड एंड हिज आर इंडिविजुअल पर्टिकुलर्स लाइक एज, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, ये सबको रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन हाउसिंग सेंसस वो डायरेक्टली। नाउ जस्टिस दैट आल्सो मेक स्पेस फॉर द एनिमल वेलफेयर, इट इज अबाउट द जल्लीकट्टू, जिसमें हम बुल टेमिंग भी कहते हैं। ये पहले KM नागराज केस से इसको लीगल करार दिया गया था, खैर तमिलनाडु असेंबली में वापस से एक एक्ट लाया गया, फिर उसको की वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये सरप्राइजिंगली बड़ा, मतलब कहा जाए कि एनिमल वेलफेयर के अगेंस्ट ये जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत प्यारा अच्छा टाइम था, 2018 वर्ड्स अभी तक का 4 साल आपके पास टाइम था, आप एक अच्छा डिसीजन दे सकते। बट आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द जजमेंट, बट हाँ इट कुड हैव बीन अ बेटर वे। आज उस जजमेंट में लिखा भी गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक मौका था हाथ में। चलिए फिर क्या ही कर सकते हैं, एनिमल वेलफेयर से बात करेंगे। और ये जो जल्लीकट्टू फेस्टिवल है वो एग्जैक्टली ओनम के टाइम पे होता है बेसिकली, एंड
बुल टेमिंग होता है इसमें, जो पर्सन्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि बुल्स को कंट्रोल करने की। ये एक बेसिक मतलब होता है। ये देखो इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पहले अपन देखें। एंशिएंट लिंक, ये प्रैक्टिकल है तमिल क्लासिकल पीरियड 400 से 100 बीसी में, बिफोर क्रिश्चियन एरा चल रहा है। इट वाज कॉमन अमंग द अय्यर पीपल एंड लिव्ड इन द मुल्लई ज्योग्राफिकल डिवीजन इन द एंशिएंट तमिल कंट्री। अयर्स में कॉमन है ये। लेटर इट बिकम अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्प्ले ऑफ ब्रेवरी एंड प्राइज मनी, अब तो वो कमर्शियल हो चुका है। A seal from the Indus Valley civilization depicting the practices preserved in the National Museum Delhi, यानी IVC में भी इसके एविडेंसेस मिल जाएंगे। तो साफ समझ में आता है कि इट इज अ एंशिएंट फेस्टिवल, बट वो फेस्टिवल होता था और अब ये कमर्शियल होने लगा। अ केव पेंटिंग इन व्हाइट कैलुइन discovered under the Madurai depicting a lone man trying to control a bull is estimated to be about 1500 years। कुछ साल पुरानी खास है, ये डिनाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि ये एंशिएंट नहीं, ये एंशिएंट है। ठीक है, बट हाँ अब विद टाइम चीजें, ये 1990 में लीगल बैटल स्टार्ट हुआ। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री 1991 में इस तरह की ट्रेनिंग और एग्जीबिशन ऑफ बियर्स, मॉन्कीज, टाइगर, पैंथर्स, डॉग्स को बैन किया सबसे पहले तो। और इंडियन सर्कस ऑर्गेनाइजेशन ने चैलेंज भी किया दिल्ली हाई कोर्ट में, वो हारी थे। इन 1998 डॉग्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नोटिफिकेशन, कहा कि नहीं डॉग्स को एक्सक्लूड कर दिए लेकिन बाकी को हम रखें। जलीकट्टू फर्स्ट केम अंडर द लीगल स्क्रूटनी इन 2007 जब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने पेटा, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी वाला, पिटिशंस डाई सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट जलुकट्टी एज वेल एज द बुलक कार्ट रेस अगेंस्ट पिटिशन किया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसके लिए काम भी किया। 2009 में एक लॉ आया, तो गवर्नर ने भी लेटर ऑन साइन किया। 2011 में यूपीए रिजाइन थी, मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। सेंटर एडेड बुल्स टू द लिस्ट ऑफ एनिमल्स हुज ट्रेनिंग एंड एग्जीबिशन प्रोहिबिटेड। ट्रेनिंग ऑफ एग्जीबिशन बुल्स को ऐड किया गया 2011 में। ये डेट याद रखना, ये पूछा जाता है डायरेक्टली कि बुल्स को कब ऐड किया गया। और लेटर इसमें 2007 में स्क्रूटनी हुई और जैसे पेटा वालों ने किया 2011 में बुल्स को भी ऐड कर दिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड एंड पेटा ने फाइल किया पिटीशन कोर्ट में अगेन कंटेस्टेड रेगुलेशंस और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 का सहारा भी लिया गया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया कि हाँ भाई ये गलत है। कोर्ट्स रूलिंग ऑन अ पिटीशन साइटेड 2011 नोटिफिकेशन, ये जो बैन किया है बुल टेमिंग इज द नागराज जजमेंट, एम नागराज का जजमेंट था, उसमें उन्होंने बैन भी किया। लेकिन 2016 में तमिलनाडु इलेक्शंस हुए, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया 2016 गवर्नमेंट पे। पेटा पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये एक एनजीओ है जो कि 1980 में बना था। इज अ डेडिकेटेड एस्टैब्लिशमेंट डिफाइनिंग बॉडी फॉर द एनिमल्स। 2017 में हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स आए जिन्होंने भाई प्रोटेस्ट किया कि भाई हमारा कल्चर है, वाई यू आर डिस्ट्रॉइंग योर कल्चर। फिर तमिलनाडु ने एक एक्ट पास किया, तमिलनाडु प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स रूल्स 2017। और इसमें उन्होंने क्या किया, द स्टेट्स हैज रीओपन द गेट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ बुल ट्रेनिंग। और 2014 में जो सुप्रीम बैन डाला था उस बैन को सरपास कर दिया इस लॉ ने। फिर उसके बाद 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अगेंस्ट वापस गया ये चीज़, भाई ये गलत है, आपके ऑर्डर को अवहेलना की गई है। फिर उस चीज़ को दिया गया 29(1) सिटीजन रिगार्डिंग टेरिटरी ऑफ इंडिया पैरेड देयरफॉर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर है तो कर सकते हैं। सिर्फ कल्चर ही का ही पार्ट बनता है ये, जब अभी हमने देखा है एंशिएंट वैली सिविलाइजेशन, तो उसको चैलेंज किया गया। फिर आर्टिकल 48 भी इसमें आ जाता है कि एनिमल स्लॉटर एंड काउ से रिलेटेड डीपीएसपी का पार्ट है, ये भी याद रखना है। फिर 2014 में ये एम नागराज वाला जजमेंट था। इसके बाद आपको अभी एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने चीज को अपहेल्ड कर दिया गया। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के पास एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था। दे हैड अ वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू स्टॉप दिस, बट नहीं हो पाया, नहीं किया गया, जो भी कह सकते हैं। फाइनली बुल टेमिंग इज गुड्स इन तमिलनाडु, राइट। अब अदर स्टेट्स में क्या हिसाब है इसका। कर्नाटका ने भी ऐसा ही लॉ पास किया था, स्पोर्ट्स का नाम है कंबाला। एक्सेप्ट तमिलनाडु एंड कर्नाटका वेयर बुल टेमिंग एंड रेसिंग कंटिन्यू टू बी ऑर्गेनाइज्ड, these sports remain banned in all the states including आंध्रा, पंजाब, महाराष्ट्र due to 2014 बैन ऑर्डर। और किसी स्टेट ने लॉ लेके आया ही नहीं, केवल यही 2 स्टेट लॉ लेके आए इसके अगेंस्ट, फिर अपना वो लोग चला रहे हैं, लेकिन बाकी स्टेट्स। नाउ तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाटर डिस्प्यूट, ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था। देयर इज अ रिवर बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, दैट इज द कृष्णा रिवर। और ये रिवर डिस्प्यूट रहता है, कह रहे हैं हम आज कृष्णा रिवर नहीं बल्कि कृष्णा, कावेरी एंड तुंगभद्रा, इन तीनों को पढ़ने की कोशिश और ट्राई करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है नागार्जुना सागर, क्या है कावेरी रिवर डेल्टा या कृष्णा रिवर डेल्टा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहले तो अपन को लोकेशन जान लेना है। ये रहा तेलंगाना, ये रहा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, ये याद रखना ताकि पता रहे कि हाँ आसपास कौन सी। याद करना इस तरीके से याद कर सकते हो, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़,
आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है। के और बीच में टी, केएमसी, ये एसीएम के, जो याद रख सकते हो रख लो, बट हाँ याद रखो ये 4 स्टेट से घिरा हुआ। चलिए 1969 में एक ट्रिब्यूनल बना था, बचावत जी का ट्रिब्यूनल। उस ट्रिब्यूनल ने कहा गया कि ये जो 3 स्टेट्स है, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, बाइफर्केशन की पहले की बात है, उस टाइम पे आंध्र प्रदेश ही था। 2014 में बाइफर्केशन हुआ, फिर तेलंगाना वाला। तो इस बाइफर्केशन पहले इस ट्रिब्यूनल ने कहा कि 811, ठीक है, और मेट्रिक डिपेंडेबल वाटर जो आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लेट अपोर्शन द, इस रेशियो में उन्होंने वाटर दे दिया। ये रेशियो आपको याद नहीं रखना है, बस ट्रिब्यूनल का नाम रखना, बचावट ट्रिब्यूनल। फिर 2014 में एक और ट्रिब्यूनल बना, ब्रजेश कुमार का ट्रिब्यूनल। उसने कहा कि कृष्णा बेसिन अथॉरिटी बनने की नीड है। रिवर फोकस क्या है, तुंगभद्रा, कृष्णा एंड कावेरी, ये 3 रिवर फोकस हमारा रहेगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया, तुंगभद्रा, तुंग और भद्रा से मिलकर एक रिवर बनती है, ठीक है। अब कृष्णा क्या है, कावेरी का है, कावेरी को बहुत लोग सी से भी बोलते हैं, कावेरी, याद रखना। ये तीनों रिवर की खास बात कि इसमें से ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। पेनिनसुला की बात करते हैं, पेनिनसुला क्या होता है, लैंडमार्क्स जो कि 3 साइड से वाटर से घिरा है, दिस इज द पेनिनसुला, ठीक है, याद रखना। इंडियन पेनिनसुला की बात करें तो कुछ रिवर्स हैं, जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, सुवर्णरेखा, वागई, ब्राह्मणी एंड पेन्नार, ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। मतलब आपको ये ड्रेन करेंगी कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। कुछ वेस्ट फ्लोइंग याद रखना है, वही याद रखना है। कृष्णा रिवर की बात करें तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब कोई भी रिवर जो बह रही है, उसके राइट में कौन है, उसके लेफ्ट में। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है घाट प्रभा, माल प्रभा एंड तुंगभद्रा। यही तुंगभद्रा है जो आपको यहाँ पर करती है, और भद्रा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है भीमा, मूसी एंड मुनेरू। कोयना, कोनिया एक स्मॉल ट्रिब्यूटरी है, कोनिया डैम बहुत रिस्पॉन्सिबल है अर्थक्वेक के लिए, ये चीज। नाउ कृष्णा रिवर सिस्टम की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कृष्णा रिवर राइजेज एट महाबलेश्वर, ये पूछा जाता है कि कहाँ कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर से, ठीक है। और जोर विलेज से, एक्सट्रीम नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, और बे ऑफ बंगाल आंध्र प्रदेश ऑन द ईस्ट में। ये चीज याद रखना, महाबलेश्वर एटलीस्ट। इकोलॉजिकली देखा जाए तो ये एक डिजास्टर्स रिवर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन करती है ड्यूरिंग द मानसून। ये कुछ डैम्स है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, नागार्जुना सागर डैम किस रिवर पे, तो कृष्णा। आधे से ज्यादा लोग कावेरी मारते, बहुतों को तो आइडिया भी नहीं, याद रखना। अलमाटी, सराइसलम, नागार्जुना सागर डैम और परक्षम बैराज, ये सब कहाँ पे हैं, कृष्णा रिवर पे, और नागार्जुना भी कृष्णा पे है, एकदम तेलंगाना के जस्ट थोड़ा सा नीचे, ये अगर आप मैप में देखें। कावेरी रिवर पे देखो तो कावेरी इज डेजिग्नेटेड दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ द साउथ। ये 1341 मीटर से निकलती है, ताल कावेरी, तला कावेरी ऑन द ब्रह्मगिरी रेंज, द चिरांगल विलेज इन कूर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यानी कर्नाटका की रिवर है, राइट। कर्नाटका से निकलती है, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है, इसलिए मैंने वो स्टेट पहले बताया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटका और इधर छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस तरह से याद रखो, महाराष्ट्र। ये वाला पार्ट याद रखना, ताल कावेरी याद रखना, कावेरी रिवर कहाँ से निकलती है, ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी रेंज। टोटल लेंथ ऑफ रिवर अगर देखा जाए तो 8 किलोमीटर है, डेट्स व्हाई इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, और दक्षिण गंगा भी ये बोला जाता है इसको। ये जो ड्रेन करती है, ये ड्रेन करती है आपको बे ऑफ बंगाल में, और इतना ब्यूटीफुल डेल्टा होता है ना इसका, ब्यूटीफुल डेल्टा, इसलिए इसको हम गार्डन ऑफ साउथ कहते हैं। बट ये डेल्टा नहीं बनाती, इट इज एस्चुरी बनाती है, ये खास बात है ये। अब जितनी भी इधर के साइड के रिवर होंगे ना, वो ज्यादातर एस्चुरीज बने, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बहुत, इसे हम कहते हैं गार्डन ऑफ साउथर्न। रिवर ब्रेक्स इनटू द लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्मिंग अ वाइड डेल्टा, का स्ट्रक्चर बनाती है, चीज बनाती है, वो डेल्टा आगे जाके एस्चुरी, क्योंकि एस्चुरी क्या होता है, जहाँ पर खारा पानी और मीठा पानी दोनों मिलता है, दैट वी कॉल इट एस्चुरी, राइट। तो ये डेल्टा जो बना रही है वो ब्यूटीफुल डेल्टा बनाती है, दैट डेल्टा इज नोन एज द गार्डन ऑफ साउदर्न। ये कौन सी रिवर बना रही है, कावेरी, ये बहुत याद रखना होगा, दैट्स व्हाई आई पुट इट कि देखो अगर याद रखना है तो भद्रा में ज्यादा कुछ नहीं है, और भद्रा कहाँ से निकलती है और कौन सा डैम है, कोनिया डैम, ठीक है। कावेरी एंड कृष्णा रिवर, इन दोनों को याद रखना, एक महाबलेश्वर से निकली, एक ताल कावेरी से। कावेरी कहाँ से निकली, ताल कावेरी से निकली, एंड कृष्णा महाबलेश्वर, राइट। अब तो याद रहेगा, ज्यादा उसमें कुछ। चलिए आएंगे तो ई मालखाना प्रोजेक्ट याद रखना है। मालखाना क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली। अब देखो क्या है ना कि अगर हम फिजिकल, आज भी फिजिकल फॉर्म में मालखाना में सब रखेंगे, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ प्लेस एंड सो एंड सो फॉर, देयर इज वेरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, कभी बार सामान चोरी हो जाता है, आग भी लग, चांसेस हो। विशाखापट्टनम के 23 पुलिस स्टेशन में ई मालखाना का चलाया जाएगा। ई मालखाना एक साइंटिफिक वे है प्रॉपर्टी एंड एविडेंसेस को रखने के लिए, जो क्राइम सीन से कवर्ड होते हैं। ये फर्स्ट कमीशन हुआ था 2000
वन में एट नरसीपट्टनम पुलिस स्टेशन, Anakapalli district. Need, according to the police officers, earlier recovered properties and it was difficult to find them. Obviously, अगर मान लो इसी रूम है, ये रूम है, इस स्टूडियो रूम में अगर हम बहुत सारा कंप्यूटर में तुम 1 लाख फाइल रख दो, एक बार नाम डालो बस तुरंत आएगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको इलेक्ट्रॉनिकली डालना है। कैसे वर्क करता है? तो प्रॉपर्टी एविडेंसेस जो भी क्राइम सीन से कलेक्ट होते हैं वो स्टैंडर्ड साइज कार्डबोर्ड्स में डाला जाता है, विच विल बी नंबर्ड विद अदर डिटेल्स। मतलब कौन से कहाँ से जब्त किया गया, किस डेट को, किस तारीख को, केस नंबर, फाइल नंबर, पीएस नंबर, ये सब डाल दिया जाता है। फिर एक क्यूआर कोड डाल दिया जाता है जिसमें पोस्ट बॉक्स पे जनरेट कर दिया जाता है कि भाई ये क्यूआर कोड है। अब क्यूआर कोड कौन करता है पता चले। अ डेडिकेटेड वेबसाइट इज ऑल्सो होस्टेड, ऑल डिटेल्स, क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि कोई सामान न खोए, राइट। ये चीज़ है, याद रखना। नाउ इट इज अबाउट द केल्प फॉरेस्ट। केल्प फॉरेस्ट होता क्या है? बड़ा प्यारा सा चीज़ है, अगर जिसने नहीं पढ़ा। केल्प फॉरेस्ट जो कार्बन सेक्वेस्ट्राइजेशन होता है बहुत हेल्प करता है। सेक्वेस्ट्राइजेशन, केल्प फॉरेस्ट। अब कार्बन सेक्वेस्ट्राइजेशन है क्या और केल्प फॉरेस्ट क्या? केल्प बेसिकली अ फॉरेस्ट अंडर द सी है। ओशन के अंदर जो फॉरेस्ट होता है उसे हम केल्प फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। केल्प फॉरेस्ट बहुत हेल्प करता है व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल वार्मिंग को चेक करने में, कार्बन को एक्सेप्ट करने में, कार्बन बहुत लेता है। और फिर ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल जो टेम्परेचर डिग्रीज इंक्रीज होता है ना, ये उसमें एक बहुत बड़ा इंडिकेटर भी है, राइट। केल्प फॉरेस्ट एक कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। वन जो है उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहा है, ये अमाउंट थोड़े कम हुए हैं केल्प फॉरेस्ट, ये पता चल रहा है भाई इनको भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, बट सेव करना बहुत जरूरी है एनवायरमेंटल। देखा जाए तो केल्प फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा आपको? केल्प फॉरेस्ट मिलेगा आपको इधर नॉर्दर्न अमेरिका साइड पे, ये कैनेडियन शील्ड के पास, कैनेडियन शील्ड के पास चिली वाला पार्ट और ये अर्जेंटीना वाला पार्ट। यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूशन केल्प फॉरेस्ट मिलता है, दैट इज इन चिली, राइट। अगर इधर जाए तो उधर पोर्चुगल और स्पेन के पास, ऊपर चले जाए तो नॉर्वे के पास, एंड इधर आ जाए तो ये क्या वाला रीजन, और इधर आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन। एंड दिस इज केप एग्यूलस। केप एग्यूलस साउथ अफ्रीका का साउदर्न मोस्ट, अफ्रीका का सॉरी, केप एग्यूलस। और यहाँ पे बात करें तो बीगल चैनल, राइट। बीगल की शेप का स्ट्रक्चर लेता है, तो ये बीगल चैनल होता है। तो आई होप कि ये तो आइडिया लग गया होगा ज्योग्राफी का कि क्या क्या चीज। केल्प आर द लार्ज ब्राउन एल्गी होते हैं अंडर वाटर इकोसिस्टम, ये कूल न्यूट्रिएंट रिच शैलो वाटर्स में मिलते हैं, इसलिए कभी ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा ये डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, समझ में आता है कि अच्छा हाँ ये बढ़ रहा है। सी अर्चिन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं केल्प फॉरेस्ट को इन जनरल पर मंथ बाय मूविंग बर्ड्स। सी ऑटर्स प्ले अ की रोल इन स्टेबलाइजिंग सी अर्चिन्स पॉपुलेशन टू केल्प फॉरेस्ट में। देखो ये जो ओशन वेव्स आते हैं ना, सी ग्रास एंड केल्प फॉरेस्ट ये बहुत हेल्प करते हैं ओशन वेव्स को कंट्रोल। ठीक, देखो अगर यहाँ पर कोई ग्रास है, ठीक है, और ये पानी आ रही है, तो अगर पानी आ रहा है तो वो ऑब्वियसली इसको स्पीड को कम करेगा, दैट इज द थिंग। न्यू पॉपुलेशंस वर फाउंड इन द शैलोअर एंड द विंटर मंथ्स, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस क्या होगा तभी चलेगी, राइट। और सबसे ज़्यादा केल्प फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो ये आपको चिली के रीजन में मिलेगा, याद रखना। नाउ द व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में एक टॉपिक है आपका, द पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स एंड इट्स न्यू पाथवे। ये देखो इप्सा फोरम के बारे में इसमें बात हुई है, इंडिया ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका। आप बहुत नंबर ऑफ चीज़ें देख सकते हो, मैंने ग्रुप के नाम डाल देता हूँ जिसके कारण आप पढ़ सको, और इस साल क्लैट आइलेट में वो ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो G27 और सब करेंट अफेयर्स का कोई नहीं है कि ब्रिक्स, राइट। जो ये इसको क्या ही हेड कर रहा है, इसको अभी होस्ट करेगा मीटिंग। फिफ्थ इज I2U2, सिक्स्थ इज क्वाड, सेवेंथ इज आशियान, ये न्यूज में भी रहता है। आशियान के साथ आप सार्क देख लो तो सही रहेगा। एट्थ इज एक काउंसिल, नाइन्थ इज नेटो। ये 9 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आए दिन न्यूज में, प्लीज ट्राई करो कि एक साथ रेडी करी, डेली करने से अच्छा एक दिन कर दो, तो इसमें मैंने ही करवा दिया। चलिए G8 वाज एन इंटेक, ये तो कल ही बताया है, इसका आंसर रशिया होगा। बताना कि G6 था पहले, G7 कब बना और कौन सी कंट्री ज्वाइन। विच कंट्री पोर्ट मॉर्सबे इज द पैपुआ न्यू गिनी कैपिटल है, जहां से मोदी आए। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, याद रखना।
राइट, इन विच ईयर द विज्ञान पराशर सेटअप, बस बताना ये पार्टी है थोड़ा। परख इनिशिएटिव, ये कल के न्यूज़ में था, परख एजुकेशन है एनी, राइट। तो आज के लिए इतना है, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय